In this chapter, we have already studied the gametogenesis, the male and female reproductive system. So in this class, we are going to study menstrual cycle, fertilization and post-fertilization events in females along with embryogenesis and parturition. So we are going to start in this class from menstruation or menstrual cycle. So this menstrual cycle or menstruation, if we call, occurs only in the case of primates, that is in the case of humans, monkeys, that is old world monkeys and apes. So in these three categories only menstrual cycle takes place. In the other primates there is another cycle that is called estrous cycle that takes place. So this menstrual cycle is a sort of cyclical change which occurs in the ovary and uterus. So this is a normal definition of the menstrual cycle, that is it's a cyclical change that occurs in the ovary and uterus in every month. That is हर मंथ में ये जो साइकिल है ये रेगुलर रिपीट होगा और ये जो साइकिल है नॉर्मली 28 से 29 दिन क्या होता है, यानी कि नॉर्मली ये जो साइकिल है वो 28 और 29 डेज का होता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि 28 डेज नहीं होंगे या 29 डेज नहीं होंगे, हो सकते हैं कि उससे ज्यादा भी हो या उससे कम भी हो. नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक लंबा सा रेंज होता है, दैट इज 22 टू 35 डेज का रेंज होता है. लेकिन नॉर्मली वी कंसीडर कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ऑन एन एवरेज रिपीट्स इटसेल्फ इन 28 और 29 डेज. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेनार्क, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना मेनार्क कहलाता है. And it occurs usually around 12 to 15 years of age in females. And menstrual cycle का stop होना menopause कहलाता है, that is it occurs in between 45 to 50 years. तो menarche is beginning of menstruation and menopause is stoppage of permanent menstruation. And therefore it occurs in 45 to 50 years of age, and जो menarche है वो 12 to 15 years of age में start होता है. So those are the other things which we discuss in the regular batches, but since it is a crash course class, so we will not go into such small points. So we'll have to study about these phases which occur in the menstrual cycle. So the first phase is menstrual or bleeding phase. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल 4 फेजेस हम लोगों को पढ़ने हैं. पहला फेज है मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज, इसी को मेंसेस भी कहा जाता है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तो वी नॉर्मली कंसीडर मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिगिन फ्रॉम दैट डेट. तो उस दिन से, जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, वहां से लेकर के 3rd टू 5th डे तक ये मेंस्ट्रुअल फेज चलता है. यानी ये जो ब्लीडिंग फेज है लगभग 3 से 5 दिन चलता है. इस फेज में क्या होता है कि बॉडी का जो फीमेल बॉडी है उसमें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे कि एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा. और सिंस अगर एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाता है तो उससे वो शेड ऑफ हो जाएगा, और शेड ऑफ होने के बाद अलोंग विद अनफर्टिलाइज्ड ओवम एंडोमेट्रियम का टिश्यू और ब्लड बाहर आता है, एंड दैट फ्लो इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज.
So this is what happens mainly in the menstrual और bleeding phase. तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो होता है, जो यूट्रस का सबसे अंदर वाला लेयर है, वो शेड ऑफ हो जाएगा और उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी होगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई भी होता है, और उसके साथ साथ अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये तीनों चीजें बॉडी से बाहर मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ आती हैं. तो these are the three things which are excreted or ejected from the female body. The second phase is called follicular phase. तो फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है कि यहाँ पर एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो, यहाँ पर एंडोमेट्रियम टूट गया, लेकिन फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा कि यहाँ पर एंडोमेट्रियम फिर से फॉर्म होगा और फिर से अपना साइज बढ़ाएगा या फिर अपना जो थिकनेस है वो बढ़ाएगा. दूसरा जो मेन फिनोमिनन यहाँ पर होता है वो ये है कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल, उसका ये ग्रोथ होता है इसी फेज में मेनली. तो ये एक हार्मोन के कारण होता है, दैट इज कॉल्ड एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ एंड मैच्योरेशन कराएगा इस फेज में. तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो टूटा था इस फेज में, वही फिर से बनने लगेगा और वो थिकन हो जाएगा. अलोंग विथ इट देयर इज ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स ड्यू टू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में वी कॉल इट एफएसएच. तो एफएसएच के लेवल की वजह से ओवेरियन फॉलिकल्स में मैच्योरेशन होगा. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के हाई लेवल की वजह से ओवेरियन फॉलिकल्स में ग्रोथ होगा और उनका मैच्योरेशन भी होगा. यानी कि यहाँ पर जो इवेंट होता है उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू ओवेरियन मैच्योर फॉलिकल. यहाँ पर जो प्राइमरी फॉलिकल था ये मैच्योर हो जाएगा सेकेंडरी और फिर टर्शियरी और फिर मैच्योर यानी कि ग्राफियन फॉलिकल. तो ये ग्राफियन फॉलिकल ही मैच्योर फॉलिकल कहलाता है. अब इस ग्राफियन फॉलिकल जब वो टूटेगा, यानी कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, तो जो उसके अंदर ओवम या सेकेंडरी ओवोसाइट स्टेज पे जो है, तो वो सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज हो जाएगा और उस सेकेंडरी ओवोसाइट के रिलीज की वजह से एक नया फेज स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेटरी फेज. अब उसके पहले ये जो फेज है इसका ड्यूरेशन जान लेते हैं. तो ये जो फेज था ये 3rd से 5th डे तक था, लेकिन इसके बाद वाला दैट इज जो फॉलिक्यूलर फेज होता है ये होता है 6th to 13th डे के आसपास. तो नॉर्मली ये 6th to 13th डे तक होता है. ठीक है, इन सबों का ड्यूरेशन कंटिन्यूएशन में चलता है, यानी कि 5th डे तक ये, फिर ये 6th डे तक, बीच में कोई भी पॉज वाला टाइम नहीं आता है. द 3rd फेज इज कॉल्ड ओव्यूलेटरी फेज. तो इस ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है कि यहां पर जो ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हुआ था, यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स to release the ovum. तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसके रप्चर करने की वजह से सेकेंडरी ओवोसाइट जो बाहर आएगा, तो ग्राफियन फॉलिकल का कुछ टुकड़ा उसके पास रह जाएगा. तो वो जो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर्ड पार्ट बचा हुआ है, दैट रप्चर्ड पार्ट विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अनदर हार्मोन सेक्रेटिंग टिश्यू दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम. तो यहां पर हम लोग ओवम नहीं बोलेंगे, यहां पर सेकेंडरी ओवोसाइट बोलेंगे, क्योंकि
सेकेंडरी ओवोसाइट जब मियोसिस 2 कर लेता है तब जाके उसका फॉर्मेशन होता है ओवम के रूप में। यानी कि अभी जो ओवम है वो सेकेंडरी ओवोसाइट वाले स्टेज पे होता है, और ये जो ओव्यूलेटरी फेज है ये होता है 14th डे को। नॉर्मली 14th डे को ही होता है, किसी किसी केस में ये 15th डे को भी हो सकता है, बट नॉर्मली ये 14th डे को होता है। अब जो चौथा और लास्ट फेज है दैट इज कॉल्ड ल्यूटियल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्रीटरी फेज। ये ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेज नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सिक्रीटरी कहने का मतलब यहाँ पे एक हार्मोन का सिक्रीशन होगा, और ल्यूटियल वर्ड आया है ल्यूटियम से, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बना, उससे सिक्रीशन होगा एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन का। तो दिस इज ऑल अबाउट ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ था ओव्यूलेटरी फेज में, उसी का रेमनेंट, उसी का बचा हुआ पार्ट से एक नया टिश्यू का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, और जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम दैट इज यूट्रस का जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है। अब आखिर जानना ये है कि ये सारे इवेंट्स होते भी क्यों हैं। तो ये समझने वाली चीज ये है कि जो ओव्यूलेशन हुआ था 14th डे पे, तो यूट्रस खुद को हर मंथ में प्रिपेयर करता है कि हमको फर्टिलाइज्ड जाइगोट या फर्टिलाइज्ड ओवम या फिर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो मिलेगा। लेकिन हर मंथ में तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो ओवरी और जो यूट्रस है हर मंथ में ये खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है कि मे बी फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस। तो उसी के लिए ये खुद ही हर मंथ में खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है। और ये जो चौथा फेज है, इसी के बाद अगले मंथ में फिर से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 14 से 28 दिन तक ये फेज चलता है, 14th और 15th टू 28th डे। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है 14th और 15th डे से लेकर 28th डे तक। अब यहाँ पर जो दूसरा फिनोमेनन ये होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये इस 24 दिन तक, ये 15 से 28 दिन तक है ना, तो 24 दिन के आसपास कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करने लगता है। वो इस वजह से डीजेनरेट करता है क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल होता है वो गिर जाता है। तो उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन कम हो जाएगा और फिर एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो अगर एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा तो एंडोमेट्रियम फिर से शेड ऑफ होने लगेगा, और जैसे ही एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होने लगता है फिर से एक नया साइकिल शुरू हो जाता है, और फिर से इस ल्यूटियल फेज के बाद मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाता है। और ये नॉर्मली हर महीने रिपीट होता है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मंथ में डे 1 से ही शुरू होगा, मंथ में किसी भी डे से शुरू हो सकता है। ये वेरी करता है फीमेल के साइकोलॉजिकल स्टेट पे, उसका न्यूट्रिशन कैसा हो रहा है, और भी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये 28 दिन का भी हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो सकता है कि इससे कम भी हो। तो दैट इज वेरिएबल, बट दिस इज द नॉर्मल लेआउट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो इट कुड बी कि यहाँ पर 60 डे की जगह पे 4th डे भी हो सकता है, यहाँ पे एक आध दिन आगे भी बढ़ सकता है, वही चीज यहाँ पे भी वेरी हो सकता है। तो इट्स ऑल द फेजेस आर वेरिएबल, दे आर नॉट हार्ड एंड फास्ट फिक्स्ड। आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल वी हैव टू स्टडी द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।
सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे और फर्टिलाइजेशन में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। उसके पहले फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है उसके पहले कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं। दैट इज स्पर्म का ट्रांसफर होना है, फिर स्पर्म को ट्रैवल करना है, फिर स्पर्म ट्रैवल करेगा ओविडक्ट तक, फिर ओवम को भी ओविडक्ट तक आना पड़ेगा। वो सारे इवेंट फिर पहले देखने हैं। जो पहला इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए दैट इज अराइवल ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहली बात कि स्पर्म्स यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की कॉन्ट्रैक्शन से हेल्प होता है स्पर्म को ट्रैवल करने में। उसके बाद स्पर्म्स खुद से ट्रैवल करते हैं। दूसरा है अराइवल ऑफ ओवम। ओवम इस वक्त सेकेंडरी ओवोसाइट वाले स्टेज पे होगा। तो फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, वो ओवम को मूव कराता है। अब जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है ह्यूमंस में एग्जैक्टली वो एम्पुला और इस्थमस के बीच का जंक्शन को कहते हैं, दैट इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्चुअली उसी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर होता है। नंबर 3 है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। So the site of fertilization is ampullary isthmic junction. Okay. So this is the actual site of fertilization. इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेसेस यहाँ पर होते हैं, उनको जानना है। And those processes are really important. For example, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। दिस कैपेसिटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये जो कैपेसिटेशन होता है इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पर्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा कोटिंग सब्सटेंसेस होता है। स्पर्म इज नॉट नेकेड, तो स्पर्म के ऊपर का जो एक्स्ट्रा कोटिंग होता है उसको रिमूव किया जाता है यहां पर। तो इस कैपेसिटेशन के प्रोसेस में लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। और यहां पर होता क्या है कि स्पर्म के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कोटिंग होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। द अदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज एक्रोसोमल रिएक्शन। जब हम लोगों ने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, at that time we had studied that the anterior part of a sperm contains acrosome and anterior से just posterior part में sperm का head होता है, then neck, then middle piece, then tail। तो यहाँ पर sperm का जो सबसे anterior part होता है that is the acrosome, उसका कुछ reactions यहाँ पर होता है, those are called acrosomal reactions।
तो ये जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं यहाँ पर, दैट इज एक्रोसोम से, दोज आर कॉल्ड स्पर्म लाइसेंस। तो स्पर्म लाइसेंस में कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स भी होते हैं, उनको हम लोगों को पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज hyaluronidases। तो स्पर्म लाइसेंस में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, वो जानना है। तो ये जो hyaluronidases होता है, ये जो ओवम के चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनको डिसइंटीग्रेट या पेनिट्रेट करता है। तो फॉलिकल सेल्स के जो लेयर होते हैं ये उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। सेकेंड एंजाइम है जोनालाइसिन। तो ये स्पर्म जो ओवम होता है, ओवम के ऊपर जो जोना पेलुसिडा होता है, उस जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ऑफ कोरोना रेडिएटा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये कोरोना रेडिएटा क्या होता है। तो जो फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं उनके रेडियल इलोंगेशन से ये कोरोना रेडिएटा का लेयर फॉर्म होता है, और ये तीनों एंजाइम्स या मिलकर जो डिसइंटीग्रेट करता है ओवम के लेयर्स को, वो स्पर्म को एंटर करने में हेल्प करता है ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो ये है जिसका नाम है कॉर्टिकल रिएक्शन। तो ओवम जो है, ओवम के बाहर वाले साइटोप्लाज्मिक एरिया में कुछ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो उन साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स में से कुछ ग्रेन्यूल्स जो है ओवम जो उसका साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर बर्स्ट ओपन हो जाते हैं। कौन से ग्रेन्यूल्स? जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो वो ग्रेन्यूल्स जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। तो ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, ये बहुत जरूरी रिएक्शन है पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए। तो पॉलीस्पर्मी क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर गया तो दैट फिनोमेनन विल बी कॉल्ड पॉलीस्पर्मी। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल जो कि ओवम के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल सेल मेम्ब्रेन के पास जाके बर्स्ट कर जाएंगे और अपना कंटेंट रिलीज कर देंगे, जो कि जोना पेलुसिडा को हार्ड बना देगा। तो अगर जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाएगा तो दूसरा कोई और स्पर्म एंटर कर ही नहीं पाएगा। सो दैट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म, and therefore that is called the entry of more than one sperm is called polyspermy। तो ये सारे जस्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि ओवम का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर स्पर्म का हेड एंटर कर जाएगा, और हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है स्पर्म का,
और जो न्यूक्लियस का जो क्रोमोसोम्स होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसइंटीग्रेट करने की वजह से ओवम के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ओवम के साइटोप्लाज्म में जो ओवम का न्यूक्लियस था उसका भी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और दोनों का क्रोमोसोम्स आपस में मिल जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्फीमेक्सिस, बट वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एम्फीमेक्सिस बिकॉज़ दिस इज अ क्रैश कोर्स क्लास। सो ये सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे। तो इसके बाद फॉर्मेशन हो गया जाइगोट का। तो जाइगोट के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविजन्स होते हैं विच आर कॉल्ड क्लीवेज डिविजन्स। तो जब स्पर्म एंटर कर चुका है ओवम के अंदर, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो उसके बाद जो इवेंट जो डिविजन्स होते हैं दोज आर कॉल्ड क्लीवेज डिविजन्स। सो वी विल स्टडी नाउ क्लीवेज। तो जो क्लीवेज होता है वो इट्स अ रैपिड माइटोटिक डिविजन्स। अब ये जो मॉरुला फॉर्म हुआ है जाइगोट में कई बार डिवीजन से फॉर्म हुआ है और वो जानना है हम लोगों को कि ये कैसे बना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी जो जाइगोट बना था फर्टिलाइजेशन से। तो जाइगोट अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स के बाद फर्स्ट डिवीजन शो करता है। तो जो जाइगोट है हमारा वो 30 आवर्स के बाद डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा 2 सेल स्टेज। तो 2 सेट हो गया ये। फिर 30 आवर्स के 10 आवर्स बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन से 40 आवर्स के बाद अप्रोक्सीमेटली ये सेकेंड डिवीजन शो करेगा यानी कि 40 आवर्स के बाद। तो ये 4 सेल स्टेज हो जाएगा। फिर ये अप्रोक्सीमेटली 72 आवर्स के बाद फिर से डिवाइड करेगा और ये हो जाएगा 8 सेल स्टेज। अब 8 सेल स्टेज जो होता है अप्रोक्सीमेटली 4 डेज के बाद ये फिर से डिवाइड करता है और ये हो जाता है 16 सेल स्टेज। अब जो मॉरुला होता है वो इस केस में भी मानते हैं हम उसको मॉरुला और इस केस में भी। तो जो मॉरुला होता है वो 8 सेल स्टेज भी हो सकता है और 16 सेल स्टेज भी हो सकता है। ठीक है। अब ये मॉरुला के जो 16 सेल स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफॉर्म कर जाएगा 32 में और 32 से फिर 64 स्टेज हो जाएगा सेल स्टेज। लेकिन वहां पर क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो सिंपल बॉल लाइक स्ट्रक्चर में नहीं होंगे। दैट इज यहां पर जो जाइगोट था 1 सेल था, फिर 1 से 2 सेल हो गया, फिर उसके बाद 2 से ये 4 सेल हो गया, फिर यहां पर वो 8 सेल के हो गए हैं। तो ये जो 8 सेल स्टेज है उसके बाद ये इसी तरीके से 16 सेल स्टेज हो जाएगा। तो 16 सेल के बाद ये 32 और फिर 64 सेल स्टेज हो जाता है। तो 64 सेल स्टेज जो यहाँ पे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, 2 बार माइटोसिस होगा और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 64 सेल स्टेज। और इस स्टेज को हम लोग कहते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट हम लोग ह्यूमंस के केस में बोलते हैं, लेकिन अदर एनिमल्स में उसी टर्म को हम लोग ब्लास्टुला बोलते हैं।
तो जो ब्लास्टुला बोलो या ब्लास्टोसिस्ट बोलो, दोनों मीनिंग लगभग लगभग सेम ही होता है। इस ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर्स होते हैं सेल के। सो वी नाउ स्टडी अबाउट ब्लास्टोसिस्ट। तो इस ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल्स होते हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं। एक होता है बाहर वाला लेयर सेल्स का, तो ब्लास्टोसिस्ट में 2 एक बाहर वाले सेल्स के लेयर होते हैं और एक अंदर में सेल्स के लेयर होते हैं। सेल्स के ग्रुप होते हैं एक्चुअली अंदर में, एंड दोज आर कॉल्ड इनर सेल मास। तो ये जो बाहर वाले लेयर हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, और जो ये अंदर के रेड वाले स्ट्रक्चर्स है, दोज आर कॉल्ड इनर सेल मास। तो ये जो इनर सेल मास है आगे चल के प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो बनाता है, यानी कि यही आगे चल के हम लोगों का जो फीटस बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा वो यही बनाता है। अब ये जो इनर सेल मास है, इसके जो सेल्स होते हैं ये टोटीपोटेंट होते हैं, यानी कि इससे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो दैट टर्म इज कॉल्ड टोटीपोटेंट, यानी कि पूरे बॉडी के ये सारे सेल्स, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन्स को फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद या ब्लास्टुला के बाद एक और स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुला। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाद होगा गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुलेशन इज ठीक है। तो यहां पर जो ब्लास्टोसिस्ट था वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है 3 लेयर का गैस्ट्रुला में, और यहां पर कुछ मूवमेंट्स होते हैं सेल्स के, दोस आर कॉल्ड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। यानी कि थिंक फॉर योरसेल्फ कि ये जो इनर सेल मास है ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है अपार्ट फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। तो ये इनर सेल मास को ट्रांसफॉर्म होना है 3 अलग अलग लेयर ऑफ सेल में, एंड दोस विल बी कॉल्ड एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सो वी विल स्टडी दैट। तो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, उसके अंदर में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म। तो मेसोडर्म के अंदर में जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म। तो ये 3 तरह के लेयर बनते हैं गैस्ट्रुला वाले स्टेज पर। तो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के अंदर हो जाएगा मेसोडर्म, और मेसोडर्म के अंदर हो जाएगा एंडोडर्म। तो ये 3 लेयर होते हैं गैस्ट्रुला के। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी मूवमेंट्स होते हैं, दोज इंक्लूड एपीब्लास्ट फॉर्मेशन, देन हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन, बट वी विल डिस्कस दैट इन द सेक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क।
तो ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क होता है वो 2 लेयर स्ट्रक्चर में के से फॉर्म होता है, अप्रोक्सीमेटली जन्म फर्टिलाइजेशन के 8th डे के बाद फॉर्म होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 8th डेट डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब एम्ब्रियोनिक डिस्क में 2 लेयर है, दैट इज एपीब्लास्ट एंड द अदर इज हाइपोप्लास्ट। ये दोनों जो लेयर्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं दीज आर प्रिकर्सर्स ऑफ एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो ये जो एपीब्लास्ट है इट इज द प्रिकर्सर ऑफ एक्टोडर्म, जो कि यहां पर हम लोग देखे थे, और ये जो हाइपोब्लास्ट है this is the precursor of endoderm. So we can also say that this hypoblast is primitive endoderm and this epiblast is primitive ectoderm. So these were the normal morphogenetic movement that occur और यहाँ के बाद ये वाला structure बनता है। तो this embryonic disc is formed just after blastocyst stage and this gives rise to the precursors of ectoderm and endoderm. Since we have studied morula, blastula and gastrula, now we will study the implantation of the embryo with the uterine wall. So this implantation is the attachment of embryo to the endometrium of the uterine wall. So ये जो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज पर होता है। That is जब मोरुला के बाद ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बना था तो अप्रोक्सीमेटली ये 7th डे पे होता है। तो 7th डे के बाद जब ये इम्प्लांट हो जाता है तो उसके बाद ही गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है। दैट इज जो इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था कि ब्लास्टुला के बाद जो गैस्ट्रुला बना था 3 लेयर का, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म वाला, तो वो इम्प्लांटेशन के बाद ही होता है। सो इट अकर्स अराउंड 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये 7th डे पे होता है या 7th डे के एक आध दिन बाद भी कभी कभी हो सकता है। तो इट अकर्स ऑन और आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद गैस्ट्रुला बनेगा, गैस्ट्रुला के बाद फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। सो एम्ब्रियो जो बनता है उसके बाहर में बहुत सारे मेम्ब्रेन्स बनने होते हैं और वो मेम्ब्रेन्स को कहा जाता है एक्स्ट्रा फीटल मेम्ब्रेन्स या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी कहते होंगे। तो we'll have to study each of them one by one.
तो जो सबसे बाहर का और पहला लेयर होता है उसको बोलते हैं कोरियन. सो दिस कोरियन इज अ thick layer which is outermost towards the uterine wall. ठीक है. तो ये कोरियोनिक विलाई फॉर्म करता है, जो कि कोरियोनिक विलाई अल्टीमेटली यूट्रस के वॉल के अंदर जाता है और वहां फॉर्म करता है वो प्लेसेंटा. So this chorion also surrounds the embryo and protects it. Apart from that, it also takes part in the formation of placenta. The second membrane is called amnion. तो ये जो सेकंड मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एमनियन, और इस एमनियन के अंदर एक कैविटी होता है एमनियन वॉल और एम्ब्रियो के बीच में, दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी. और उस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड. और ये जो फ्लूइड होता है ये एम्ब्रियो को डेसिकेट यानी कि उसको सूखने से बचाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस इस फ्लूइड ये फ्लूइड है, तो फ्लूइड होने की वजह से ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है. So these are the two main fetal membranes in humans. Apart from that, दो और membranes होते हैं which are called allantois and yolk sac. तो ये जो allantois होता है ये humans में almost non functional होता है. ठीक है. तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि एम्ब्रियो से प्लेसेंटा तक जाता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, तो उनमें ये ब्लड वेसल्स का सप्लाई करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमंस के केस में एलेंटोइस का कोई और स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है. एंड द अदर नॉन फंक्शनल मेम्ब्रेन इन द ह्यूमंस इज यॉर्क सैक. तो ये भी ह्यूमंस में ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल होता है.
ये भी ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल ही होता है ह्यूमंस के केस में, यानी कि ह्यूमंस में मेनली कोरियन और एम्नियन ही होते हैं, ये दोनों है, लेकिन इनके माइनर फंक्शन, दैट इज यहाँ पर ये भी ऑलमोस्ट नॉन फंक्शन है, बट थोड़ा सा ब्लड वेसल्स फॉर्म कर रहा है। और यॉर्क सैक भी ह्यूमंस के केस में इनिशियली फंक्शनल होता है, एंड वो क्या फॉर्म करता है, तो वो ब्लड सेल्स, दैट इज जो हमारे ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी से होते हैं, उनको ये फॉर्म करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका जो यॉर्क सैक का साइज होता है जब एम्ब्रियो इनिशियल स्टेज में रहता है तो काफी बड़ा रहता है, लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो मैच्योर होते जाता है ये यॉर्क सैक छोटे होते जाएंगे और उसके बाद ये ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल ही हो जाते हैं। तो दीज वर द 4 फीटल मेम्ब्रेन्स इन ह्यूमंस। So now we'll study placenta. So this placenta is the intimate connection between mother and the fetus or embryo, you can say. So this placenta is a very important structure, and this is the structure responsible for maintaining the fetal in its living state. That is, it supplies everything that the fetus needs from the mother's blood, taking nutrients from the mother's blood, and it excretes every waste that the embryo or fetus excretes and supplies it to the mother's blood. ठीक है, तो ये मदर और फीटस के बीच का कनेक्शन होता है, और ये जो प्लेसेंटा है ये बनता है कोरियोनिक विलाई से और मैटरनल या यूटेराइन विलाई से, दोनों के जंक्शन से बनता है। तो सिंस इट इज अ क्रैश कोर्स क्लास, तो इसमें वो सारी डिटेल्स में हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन इसका जो बेसिक फंक्शन है हम लोगों को वो पढ़ना होगा। तो ह्यूमंस में कोरियन प्लेसेंटा फॉर्म करता है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोरियोनिक प्लेसेंटा। और जो हमारा कोरियन से जो विलाई निकल के यूट्रस के टिश्यू के अंदर जाता है, तो वो इतना इंटीमेट हो जाता है मदर्स के ब्लड के साथ कि ऑलमोस्ट जो कोरियन का विलाई होता है वो मदर के ब्लड में पूरा बेथेड होता है, दैट इज उससे सराउंडेड होता है। तो इस तरह के प्लेसेंटा को हीमोकोरियन प्लेसेंटा भी कहा जाता है। बट those things are discussed in the normal regular classes, not in the crash course classes. So we are mainly concerned here about the functions of placenta. तो जो पहला फंक्शन है वो है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस। तो फीटस की जरूरत का ऑक्सीजन, क्योंकि जब बच्चा फीटस पेट के अंदर यानी एम्ब्रियो जो या फीटस हुआ वोम्ब के या यूट्रस के अंदर है, तो वहां पर वो सांस नहीं ले पा रहा होता है, तो उसका ऑक्सीजन का डिमांड भी यही प्लेसेंटा पूरा करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो डिलीवर्स ऑक्सीजन। द अदर फंक्शन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड CO2 फ्रॉम द फीटस। तो फीटस के जो सेल्स होंगे जब रेस्पायर करेंगे तो रेस्पिरेशन से CO2 निकलेगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया भी फॉर्म होते हैं। तो वैसी चीजों को फीटस से मदर के ब्लड में ले जाना प्लेसेंटा का काम होता है। द थर्ड वन इज बैरियर।
प्लेसेंटा है वो डेंजरस बैक्टीरिया या वायरसेस को भी काफी हद तक रोक सकता है मदर के ब्लड से बच्चे तक पहुंचने में। लेकिन ये प्लेसेंटा हर केमिकल को नहीं रोक सकता है। कुछ केमिकल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड टेराटोजेंस। तो टेराटोजेंस बच्चे में मैलफॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड टेराटोजेनी। और मदर के अगर मदर प्रेग्नेंट स्टेज में स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कर रही है या कुछ तरह के ड्रग्स ले रही है, तो वैसे केस में भी बच्चे में मैलफॉर्मेशन हो सकता है। दैट इज कॉल्ड टेराटोजेनी। द अदर फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज हार्मोनल। तो प्लेसेंटा सिक्रीट्स मेनी हॉर्मोन्स। तो प्लेसेंटा के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोन्स निकलेंगे। अब उन हार्मोन्स में से कुछ हम लोगों को जानने हैं। तो जो पहला हार्मोन है दैट इज कॉल्ड HCG, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है, इट फंक्शंस एज LH हार्मोन। तो प्लेसेंटा से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका सिक्रेशन होता है दैट इज HCG। HCG क्या करता है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो इसका फुल फॉर्म है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह काम करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम था कि वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या सिक्रीट होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि एंडोमेट्रियम को थिक रखता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। उससे क्या होता है कि एंडोमेट्रियम कैन सपोर्ट प्लेसेंटा एंड देयरफॉर कैन सपोर्ट द फीटस व्हिच इज अंडरगोइंग डेवलपमेंट। तो इन दैट केस LH की तरह ही ये HCG काम कर रहा है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज HPL। तो एनसीईआरटी में इस हार्मोन के बारे में दिया हुआ है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, शॉर्ट में HPL। बट दिस इज द ओल्ड नेम। अब HPL नेम यूज नहीं किया जा सकता। आई डोंट नो व्हाई कि एनसीईआरटी अभी भी HPL को ही यूज करती है। इसका जो रियल नेम, जो मॉडर्न नेम है अब यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड HCS, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन। और ये फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रमोट करता है इन द प्रेग्नेंट स्टेज। तो जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन
प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है, दैट इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या कर रहा है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज कर रहा है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक एरिया में एक कार्टिलेज होता है जो कि हमारे बोन्स को अटैच रखता है, तो उसको लूज करने से जो पेल्विक एरिया या प्यूबिक एरिया होता है वो एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि जो प्रेग्नेंट फीमेल का जो लोअर एब्डोमिनल एरिया होता है जहां पे फीटल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो यूट्रस को ज्यादा स्पेस मिल जाता है। और लेटर स्टेज में जब डिलीवरी होता है या पार्चुरेशन होता है, उस केस में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला एरिया है उसके लूज होने से सर्विक्स को वाइड होने का चांस मिल जाता है, उससे बच्चे के डिलीवरी में आसानी होता है। तो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। लेकिन इसके अलावा बहुत ज्यादा हार्मोन्स फीमेल पे, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, बहुत अलग अलग हार्मोन्स जैसे थायरोट्रोपिन हो गए, इन सारे हार्मोन्स का लेवल कई गुना ज्यादा होता है एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल से। अब उसका रीजन ये है कि फीमेल्स में बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वो सारे हार्मोन्स का हायर लेवल पे होना जरूरी होता है। तो उन हार्मोन्स के लेवल से भी अंदाजा लग जा सकता है कि किन किन हार्मोन से क्या क्या असर बच्चे में हो सकता है, या फिर बच्चे में डेवलपमेंट के लिए फीमेल के अंदर कौन कौन से चेंजेस की जरूरत होती है, वो उन हार्मोन से ये पता लग सकता है। तो ये होती है हार्मोन तो हो गए प्लेसेंटा से, अपार्ट फ्रॉम दैट वो सारे हार्मोन का लेवल ज्यादा ही रहेगा। सो दिस इज द नॉर्मल हार्मोन्स। आफ्टर दैट we'll study embryological developments. तो एम्ब्रियो और फीटस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। दैट सिंपल कि जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो 2 महीने तक के फीटस को एम्ब्रियो कहा जाता है, और 2 महीने से लेकर 9 महीने तक तो उसको बच्चा, जो बच्चा है या बेबी है, उसको हम लोग फीटस कहा जाता है। तो अप टू 2 मंथ्स दैट विल बी कॉल्ड एम्ब्रियो, और 2 मंथ्स से लेकर के 9 मंथ्स तक और 2 मंथ्स से लेकर बर्थ तक उसको बोला जाएगा फीटस। सो एम्ब्रियो और फीटस के बीच में यही डिफरेंस होता है। एम्ब्रियो इनिशियल स्टेज को कहते हैं, फीटल एडवांस स्टेज को कहते हैं। अब यहां पे जो चेंजेस होता है या डेवलपमेंट होता है, तो ये सारे स्टेजेस याद रखना है कि किस मंथ में कौन कौन से ऑर्गन्स बच्चे के अंदर या जो फीटस है उसके अंदर वो फॉर्म होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मंथ के एंड में होता है वो होता है हार्ट का फॉर्मेशन। तो फर्स्ट मंथ एंड में हार्ट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड मंथ में तो दूसरे मंथ के एंड तक हाथ पैर, दैट इज लिम्स, बायो में लिम्स का मतलब हाथ और पैर दोनों होता है, तो लिम्स बनने लगते हैं, ठीक है। और लिम्स बनने लगते हैं, उस साथ साथ उसके जो थर्ड मंथ के एंड में जेनिटल ऑर्गन्स भी बन जाएंगे। तो यहां पर लिम्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन थर्ड मंथ के एंड तक लिम्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है। काफी स्मॉल साइज में रहता है लेकिन लिम्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फिफ्थ मंथ के एंड की बात हो रही है, या तो
शो होता है। तो फिफ्थ मंथ में हेयर्स हेड पर आ जाते हैं, बच्चे के सर पर बाल आने लगते हैं। और बच्चे में जो मूवमेंट फील होता है मदर को, जो किकिंग मूवमेंट होता है या नॉर्मली जो बच्चे के हिलने से मूवमेंट फील होता है, वो होता है फिफ्थ मंथ के अराउंड। सिक्स्थ मंथ के एंड तक तो जो सिक्स मंथ के एंड तक होता है वो उसके बच्चे के पूरे बॉडी पे बाल आ चुके होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो आई लैशेज होता है, आई लैशेज बन जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आईलिड्स है, जिसको हम लोग अपर आईलिड्स और लोअर आईलिड्स कहते हैं, तो ये आईलिड्स पहले ज्वाइंट होते हैं, बीच में सेपरेशन नहीं होता है। तो सिक्स्थ मंथ के एंड आते आते जो आईलिड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। एंड लाइकवाइज नाइन्थ मंथ के एंड आते आते बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होता है एंड इट्स रेडी फॉर birth. So now we have to study parturition. Okay, so parturition simply means delivery, or in common terms it means birth of the baby. So parturition random process नहीं होता है। Parturition occurs only after at least 9 months plus minus 7 to 10 days from the date of fertilization. तो प्रेगनेंसी का जो पूरा पीरियड होता है that is called gestation period. तो gestation period के एंड पर जो फीटस होता है उससे सिग्नल जाता है जो कि यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में जो होता है दैट इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, और ये ब्रेन को सिग्नल देता है और वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकलता है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन यूट्रस में बहुत ही रिगरस और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा जिससे कि बच्चे को बाहर की ओर एक्सपेल करने में मदद मिलता है। सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बर्थ। तो यूट्रस का जो तीन लेयर होता है दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो बीच का मायोमेट्रियम लेयर होता है दैट इज वेरी मस्कुलर लेयर। तो उस मस्कुलर लेयर की
पावर की वजह से बच्चा में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पूरे यूट्रस वाले एरिया में, तो उससे बच्चा बाहर की ओर पुश्ड आउट होता है। तो डिलीवरी में यूट्रस का जो मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम, उसका मेजर रोल होता है। और वो क्यों इतना जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है? तो वो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करता है क्योंकि ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? ऑक्सीटोसिन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन अराइज करता है। तो इससे बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म के थोड़े टाइम के बाद प्लेसेंटा भी बाहर की ओर इजेक्ट हो जाता है। सो वी नॉर्मली डिस्कस दोस थिंग्स इन रेगुलर क्लासेस। यहाँ पर हम लोग क्रैश कोर्स टाइप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो माइनर डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मली प्रोसेसेस यहाँ पर होंगे, अब आगे का जो प्रोसेस होगा दैट इज लैक्टेशन। बच्चे के जन्म के बाद माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो जो मैमरी ग्लैंड्स थे जिससे कि बच्चा मिल्क सक आउट करेगा, तो उस मैमरी ग्लैंड्स में जो मिल्क का फॉर्मेशन होगा वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होगा, लेकिन मिल्क का बाहर आना जिस हार्मोन की वजह से होगा वो ऑक्सीटोसिन। ये वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो कि बर्थ भी कराता है। एंड द फर्स्ट मिल्क दैट और द मिल्क व्हिच कम्स आउट इन द फर्स्ट 2-3 days दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। तो जो कोलेस्ट्रम होता है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बच्चे के लिए, यानी कि इस कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बच्चे के इम्यूनिटी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्रोटीन्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड लैक्टोअल्बुमिन्स एंड अदर प्रोटीन्स जो कि उस कोलेस्ट्रम में होते हैं और वो बच्चे के लिए न्यूट्रिशन के इनिशियल डेज में बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो कोलेस्ट्रम होता है इसमें फैट का कंटेंट काफी कम होता है। एंड हमारे बॉडी में एक स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी में बहुत तरह के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो ये जो मदर का कोलेस्ट्रम होता है इसमें IgA दैट इज एक तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ये बहुत जरूरी होता है और ये बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो दो तरह का इम्यूनिटी होता है हमारे बॉडी के अंदर, वन इज एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। तो जब हमारे बॉडी में किसी केमिकल जो कि बाहर से आके वो हम लोगों को इम्यूनिटी देता है दैट इज कॉल्ड पैसिव, और एक्टिव इम्यूनिटी हमारा बॉडी जो खुद से डेवलप करता है। तो सिंस यहाँ पर बच्चे को मदर से मिल रहा है ये IgA,
तो वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगा और ये बच्चे की इनिशियल डेज में उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है. So hereby we complete this chapter of reproduction in humans, and in the next class we'll start the chapter reproductive health.